हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स में जो आपको 2018 के प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस कराए गए थे उसमें एक पार्ट हुआ था और आज ये दूसरा पार्ट करेंगे और इसके साथ इस 2018 के मैथ के पूछे गए सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को समझ लेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा आपका ये सेकेंड पार्ट है और इसी में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने ऐसे केस के लिए एक ट्रिक बताई है, रूल बताया है, आप सभी उसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी भी आयत या किसी भी इस प्रकार की कोई 2 डायमेंशनल फिगर हो जिसकी लंबाई चौड़ाई में या वर्ग की भुजा में अगर कोई परिवर्तन होता है प्रतिशत में, तो वहां पर आपका एक सूत्र होता है, प्रतिशत का जो चेंज होता है, प्रतिशत का जो बदलाव होता है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत में परिवर्तन निकाल सकते हैं। प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है वो किस सूत्र से निकलता है, उसको आप निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इससे आपको ये पता चलेगा कि प्रतिशत में परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें ये ध्यान रखें, जैसे जो प्रतिशत, जैसे 50% ये क्या हुआ, वृद्धि हुई तो प्लस साइन से लेंगे। 20% अगला दिया गया है वो भी वृद्धि है तो ये भी प्लस साइन से लेंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अगर यही प्रश्न वर्ग के लिए होता तो वर्ग की भुजा में तो ए को भी वही रख लेते, बी को, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। उसमें अगर बोला जाता कि कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए, तो 20 ए की जगह भी बी की जगह भी रख के सॉल्व कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ आयत है तो ए और बी के अलग अलग मान है, इनको आप इसमें पुट करिए। बढ़ रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में। ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे 50, यहाँ पर रखेंगे 20, यहाँ पर रखेंगे 50 गुणे 20, ए और बी की जगह बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा है और बटे में 100। इससे प्रतिशत का बदलाव आ जाएगा आपके सामने। ये हो गया 70 प्लस ये दोनों जीरो आप इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी 80% का बदलाव आपको देखने को मिला। 80% का बदलाव है, लेकिन वो पहले अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, उसमें 80% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये प्लस आया, इसका मतलब वृद्धि हुई, माइनस आता तो इसका मतलब कमी हुई है, तो प्लस में आया, इसका मतलब 80% की वृद्धि। और कोई भी चीज अपने आप में पहले 100% होती है, 80% और बढ़ा दीजिए, देखिए कितने प्रतिशत आया, तो 180% वो वैल्यू हो गई। यही अगर प्रतिशत में होता तो 180% आपका आंसर होता, लेकिन भिन्न में है तो 180 को प्रतिशत को हटा के बटे में 100 कर लीजिए। आप जानते हैं प्रतिशत से भिन्न बनाना। ठीक, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, ये काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 9 18, और 9/5 को अगर आप चेंज करेंगे तो 9/5 को अगर आप बदलेंगे तो देखिए 5 एकम 5 4, 1 सही 4/5। ठीक, तो ये मान हो गया 1 सही 4/5। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। 1 सही 4/5 पहले ही ऑप्शन में है जो कि राइट आंसर होगा। आप फटाफट इसको कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने कई बार आपको तरीका समझाया है, बताया है। इस रूल को भी आप ध्यान रखिए और आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट पैमाने में यह ताप कितना होगा। देखिए सेल्सियस और फॉरेनहाइट में मनुष्य के शरीर का ताप तो वैसे भी आपको याद रहता है कि डिग्री सेल्सियस में 37 और फॉरेनहाइट में 98.6, ये लगभग सबको याद ही रहता है, तो टिक डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो कैसे होता है ये भी आप देख लीजिए। c/5 एक फॉर्मूला होता है, c/5 बराबर f माइनस 32/9। ठीक, इस फॉर्मूले को याद रखिए। c का मतलब सेल्सियस, f का मतलब फॉरेनहाइट। आपको दिया था सेल्सियस में तो इसको उठा के c की जगह रख दीजिए, फॉरेनहाइट आ जाएगा। c की जगह हमने 37 रख दिया, देखिए बटे में 5 है, बराबर जो ऐसे है वैसे ही नोट कर लेंगे। अब दो भिन्ने हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 37 का गुणा होगा इस 9 से और 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 5 इससे होगा तो 5f, और -5 का 32 से भी होगा क्योंकि ये पूरे से 5 का गुणा होगा। तो जब 32 से होगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको केवल सॉल्व करना, 9 सते 63, 9 त्रिक 27, 27 6 33। ठीक है, 9 सते 63 के 3 6, 9 त्रिक 27 6 33। ये माइनस का 160 को इधर ले आइए, इधर प्लस हो जाएगा इसी के साथ, तो प्लस 160 हो जाएगा बराबर 5f। इसको आप देखिए यहाँ से जीरो में 3 ऐड होगा तो 3 ही रहेगा। देखिए अब आप जोड़ते चले जाइए, 3 और 6 9 होगा, 3 1 4 होगा, 493 बराबर 5 है। 5 ये गुणे में इधर बटे में आ जाएगा। अब आपका उत्तर आ गया। अब आप यहाँ से देखिए डिवाइड करिए 5 से,
तो 5 9 45, 5 9 45, 4 बचा 43, 5 8 40, 3 बचा 30, 5 6 30। आप देख रहे हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ गया, क्योंकि एफ का मतलब फ़ारेनहाइट ही है। तो इस तरीके से ये चेंज हुआ, ठीक है। कई बार इसमें ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एक दो प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट याद रखिए, कभी कभी वो बहुत फेवरेट होते, पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान का मान बताइए जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पर समान होता है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि जो सेल्सियस में भी उतना ही रहे और फ़ारेनहाइट में उतना ही रहे, तो ऐसा एक ही मान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखें, -40 डिग्री सेल्सियस क्या फ़ारेनहाइट दोनों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पर मान बराबर होगा। -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस में भी -40 ही रहता है और फ़ारेनहाइट में भी -40 ही रहता है। ठीक, ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें, और पूछा जाता भी है एग्जाम्स में। तो ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए। वह तापमान जिसका मान सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। आप चाहे तो इसमें प्रूव करके भी देख सकते हैं। अगर हम दोनों को यहाँ पर समान मान ले लें, मान लीजिए यहाँ भी x ले लें सी की जगह, और यहाँ भी, या हाँ चलिए ठीक है, यहाँ भी ले लें और यहाँ उस x को हम फाइंड करें, तो आराम से आपको, अब ये जब आप इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका -40 ही निकल के आएगा। देखिए ये 9x हो जाएगा और ये 5x माइनस 160 होगा जब इसका इससे गुणा होगा। अब देखिए ये इधर आएगा तो 9x में से 5x माइनस होगा, उधर -160। ये देखिए 4x बचा -160, x बराबर -160/4, तो 4 चौके 16, माइनस का 40 देखिए आ रहा है। -40 टेम्परेचर ऐसा है जो दोनों सेल्सियस में पैमानों पर समान होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर समान होता है। अब देखिए टेम्परेचर से रिलेटेड प्रश्न और क्या आ सकता है, कभी कभी आपको डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करने के लिए कह सकता है डिग्री केल्विन में। तो अगर आपको सेल्सियस में ऐसे 37 डिग्री था और इसको कहता कि आप इसको केल्विन में मान बताइए, तो बस 273 ऐड कर दिया जाता है। 273 इस सेल्सियस में ऐड कर देंगे जो दिया था। अगर 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दीजिए बस। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 73, ये 7 3 10, 7 3 10 से 11, 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और कभी केल्विन का मान दिया हो, मान लीजिए कभी ये केल्विन ऐसे दिया है 300 केल्विन से सेल्सियस में बदलिए, तो इस 300 में से आप केवल 273 घटा देंगे। केल्विन से सेल्सियस में घटा देंगे, सेल्सियस से केल्विन में 273 जोड़ दिया जाता है। बस इतना आपको, ये चीज़ें आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आई होप इसी प्रकार से अब ये सेल्सियस, केल्विन और सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आपको वैसे ये सब मालूम होता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, बाई चांस आपसे पूछा जाए कभी और तो आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इस तरीके से बढ़ रहा है और 9 तक के स्क्वायर के योगफल है, इसको 285 लिया गया है, तो आपको इसका मान बताना है। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका मान बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते जाएंगे आगे। 0.99 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हमें ये ज्ञात करना है तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से देखिए सब जगह 11 कॉमन भी है, आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, या पहले ऐसे देखिए इस दशमलव को हटाइए, क्योंकि ऊपर जो हमें गिवन स्टेटमेंट है उसमें दशमलव नहीं है, तो हम इसको दशमलव हटाएंगे तो 11 के नीचे बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों पर दशमलव है, बटे 100 हो जाएगा। बाहर वर्ग चल रहा है तो वर्ग तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे यहाँ 22/100 हो जाएगा। जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 ही आएगा, 2 अंकों पर दशमलव इसलिए 2 जीरो आएगा, और सब पर वर्ग है तो वर्ग रहेगा ही। और इसी प्रकार से यहाँ पर 99/100 और इसका वर्ग। अब आप देखिए कॉमन क्या होगा, 11/100। भाई आप इसको चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आप देखिए 11/100 इंटू 1 ऐसे होल स्क्वायर, प्लस 11/100 इंटू 2 है ना, 22 है ना, तो 22 को ऐसे कर सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 11/100 इंटू 3 होल स्क्वायर, ऐसे ही तो चलेगा। और ये आगे प्लस 11/100 इंटू 9 हो जाएगा, ये जो 99 है, और इसका होल स्क्वायर। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं इसमें 11/100 का होल स्क्वायर, 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन अगर कर ले तो यहाँ से बचेगा 1 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ से इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ 9 स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ तो कॉमन हो गई, 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, और ये चीज़ का मान दिया हुआ था आपको पहले ही क्वेश्चन में कि 285 ले लीजिए, जहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
9 तक का स्क्वायर हो, इसकी जगह हम 285 रख सकते हैं। अब इतने के प्लेस पे 285 देखिए रख दिया गया। अब बस केवल सॉल्व करना है, तो 11/100 है ही, इस पर वर्ग है तो 2 बार ऐसे लिख लीजिए और 285 केवल इतना मान सॉल्व कर लीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको केवल सॉल्व करना है, सरल करिए और आंसर लिख लीजिए। चलिए काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये करना, गुणा 11 से है, 11 से गुणा आसान होता है, तो जैसे 2, 8, 5 को 11 से गुणा करना, तो कैसे किया जाता है, पहले मैं इतना गुणा करता हूँ, फिर आगे फिर 11 से कर दूंगा। देखिए 11 से गुणा ऐसा होता है कि कॉर्नर वाला नंबर लिखिए, फिर इसको जोड़िए, 8 5 13 है ना, 8 5 13 हो गया, हासिल 1 लगा, फिर 8 2 10 1 11, फिर हासिल 1 लगा, 2 में 1 3, तो आपने देखा इसका गुणा हो गया 31 35। अब ये 31 35 को एक और बार 11 से गुणा कर दीजिए जो इधर लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इसको कॉर्नर नंबर लिखिए 5, फिर 5 में 3 जोड़िए 8, फिर 3 में 1 जोड़िए 4, फिर 1 में 3 जोड़िए 4, फिर ये कॉर्नर नंबर ऐसे ही। तो आपको ये देखने को मिला कि 3 4 4 8 5 और 4 0 बटे में क्या है 10,000। जब ये 3 4 4 8 5 को 10,000 से आप भाग करेंगे तो 4 अंकों पे इधर दशमलव लग जाएगा, मतलब 3.4485, 3.4485 सी पार्ट में दिया गया। देखिए आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसमें अगर हम गुणा करने का वैसी विधि लगाते तो थोड़ा और टफ लगता, और टाइम लगता है। यहाँ पर 11 से गुणा की विधि मैं समझा चुका हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ऐसा प्रश्न साधारण ब्याज की दर से तो आप सामान्य रूप से बोल सकते हैं 10 वर्ष डबल होने में लगे हैं तो फिर और 10 वर्ष लगेंगे 3 गुना होने में, तो जाहिर सी बात है 20 वर्ष हो जाएगा, आंसर इसका 20 वर्ष आएगा। लेकिन अगर सॉल्व करने की दृष्टि से और फॉर्मूले के रूप में देखें तो वो भी देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बोला गया है जैसे इस तरीके के प्रश्न हो और आपसे कोई भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए और उसमें करने के लिए तो आप ये समझिए कि जैसे इसने कहा कि अगर किसी राशि को मैं मान लेता हूँ T1 समय में, अगर कोई राशि T1 समय में m गुना हो, मान लेते हैं कि वो m गुना हो रही है, और T2 समय में कोई दूसरा समय है, T2 समय में वो चीज़ n गुना हो, ऐसा हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ऐसे जैसे इसने कहा कि भाई 10 वर्ष में 2 गुना, तो 10 क्या हुआ T1 समय हुआ और 2 गुना मतलब ये m हुआ, मतलब 2m का मान 2 हो जाएगा। और फिर कितने वर्ष में ये चीज़ हमें बतानी है, तो मतलब T2 हमें बताना है, उसी ब्याज की दर से वो 3 गुना हो जाएगा तो ये n मान लेंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर हम इस फॉर्मेट को ले तो एक सूत्र आप लिख लीजिए, T1 के साथ गुणा होगा n में 1 कम करके गुणा कर दीजिए, बराबर T2 के साथ m में 1 कम करके गुणा कर दीजिए, बस। अब देखिए इससे कैसे लगेगा भाई, प्रश्न ये था। अब इसी को अगर हम ऐसे बोले, प्रश्न को अगर मैं आपको पहले लिखूं तो यहां पर यह था कि पहले 10 वर्ष में कितने गुना, 2 गुना, तो ये हो गया T1 और ये हो गया m। फिर कह रहा कितने वर्ष में, तो ये वाला पता नहीं, हम T2 मान लेंगे कितने वर्ष में, वो 3 गुना होगा तो ये n का मान होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर T1 T2 m और n सब पता चल गया। अब बस मान रख लीजिए T1 मतलब पहले 10 वर्ष में, इसके साथ n में माइनस करिए 1, n क्या है 3, तो 3 में 1 माइनस कर लीजिए। और T2 मतलब कि बताना ही है T2 दूसरा समय, m में -1, m का मान 2 है तो 2 में 1 माइनस करेंगे, बस इसको सरल कर दीजिए। तो 3 में 1 गया 2, 10 दूनी 20 इधर हो गया, और ये T2 इंटू 2 में 1 गया 1 ही रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं ये तो T2 1 से गुणा करेंगे T2 ही रहेगा, ये 20, आपको पता चल गया कि T2 का मान 20 वर्ष होगा, बस बात खत्म। तो सिंपली आप इसको 20 वर्ष बता देंगे, ठीक। ऐसे भी इस फार्मूले से भी आप ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वैसे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, वो लेंदी मेथड है, वो आपको आता भी है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास 80 मीटर है और वृत्त है, सर्कल है, उसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। पहले तो आप देखिए कि वो एक वृत्त है, सिंपल सी बात है, और उसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल, बड़े से बड़ा एक वर्ग भी बनाना है। तो मान लीजिए हमने एक वर्ग बनाया और ये वर्ग ये खेल का मैदान है और अधिकतम क्षेत्रफल का ऐसा ही बनेगा। अब वो कह रहा है खेल का मैदान बना, इस मैदान का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो 80 मीटर व्यास है, इस वृत्त का व्यास 80 मीटर, हम चाहे यहां से इसको खींचे तो भी 80 मीटर होगा, ठीक है, बस केंद्र से जाना चाहिए वो, ठीक है। और या हम चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इसको ऐसे खींच दें, ये भी व्यास होगा, देखिए, क्योंकि वृत्त की परिधि पर
कहीं भी किसी भी वृत्त में, चाहे आप सीधे ऐसे ले जाएं तब भी व्यास होगा, बस वो केंद्र से जाना चाहिए। चाहे आप इधर से ले जाएं तब भी ये भी व्यास ही कहलाएगा, चाहे आप ऐसे ले जाएं, बस केंद्र से अगर वो रेखाखंड जा रहा है तो वो व्यास ही होगा। तो इसका मतलब ये भी तो व्यास ही है, और व्यास का मान दिया है 80 मीटर, तो इसका मतलब इसका मान है 80 मीटर। तो ये जो इसमें होशियारी ये हो गई कि आपका वृत्त के लिए व्यास है और वर्ग के लिए विकर्ण है। देखिए वर्ग के लिए विकर्ण है, तो इससे अब हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग का विकर्ण बन रहा है। वर्ग का विकर्ण दो तरीके से मैं आपको इसको बता देता हूं इस सवाल को। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2, भुजा गुणे √2, आप सभी जानते हैं। और भुजा यहां पर पता नहीं है, लेकिन वर्ग का विकर्ण ये 80 हो रहा है, तो इधर विकर्ण की जगह 80 रख दिया, बराबर यहां पर भुजा गुणे √2 है ही। ये √2 क्योंकि गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 80 के नीचे बटे √2। ये देखिए भुजा मिल गई, वर्ग की भुजा मिल गई, और वर्ग का क्षेत्रफल ही बताना था। यही वर्ग ही खेल का मैदान था पूरा, इसी का आपको क्षेत्रफल बताना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और ये 80 बटा √2 का स्क्वायर होगा। 80 का स्क्वायर 80 गुणे 80, और √2 का आप जानते हैं √2 गुणे √2, √2 तो 2 ही हो जाएगा। √2 और √2 का गुणा हमेशा 2 हो जाता है। जब भी ऐसी संख्या हो √2 तो वो 2 हो जाएगा, √3 तो 3 हो जाता है, √5 तो 5 हो जाता है। इसी तरीके से √2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 40, 4 8 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। अब आप देखिए इसको ये ऐसे ना करना चाहते तो कैसे करते, डायरेक्टली आपको ये मालूम हो गया था कि ये जो फिगर में आपका 80 है, ये क्या है, 80 इस वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। तो एक सूत्र और आप लोग याद रखिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर भी होता है, विकर्ण का स्क्वायर भी होता है, ये भी सूत्र होता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/2 गुणे विकर्ण हमें 80 पता है, 80 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं 1/2 गुणे 80, इससे काटेंगे 40, तब भी 4 8 3200 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को भी आप याद रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए यानी प्राप्त किए, गेन किए। तो पाई आलेख पर, पाई चार्ट में इसका संगत कोण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, पाई आलेख हमेशा वृत्त में बनता है, और एक वृत्त का पूरा कोण का योग होता है, पूरा कोण का मान होता है 360। किसी भी वृत्त में कहा जाए कि कोई वृत्त पूरा कोण कितना बनाता है, आप जानते ही हो 360 डिग्री बनाता है। अब क्योंकि पाई चार्ट पर टोटल कोण 360 होता है, पाई चार्ट पर टोटल एंगल यानी कुल कोणीय मान 360 होता है पाई चार्ट का, और यहां कुल अंकों की परीक्षा 240 थी, इसी को पाई चार्ट पे दर्शाना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो 240 अंक है ये कुल अंक है परीक्षा के, और यहाँ कुल योग जो कोण में मान होता है वो 360। तो हम ये कह सकते हैं पूरे 240 अंक अगर हमको इस पे दर्शाने हैं कहीं, तो इसका मतलब ये पूरा 240 अंक उस पूरे 360 के बराबर रख सकते हैं, हम बराबर इसको रख सकते हैं आराम से। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 240 अंक पूरी परीक्षा को पाई आलेख पर दर्शाना है ना, फिर संगत कोण बताना है। तो इसका अर्थ यहाँ का टोटल इसके टोटल के पहले बराबर होना चाहिए पाई चार्ट में दर्शाने के लिए, मतलब इसका 240 इसका 360 के बराबर। तो इसका एक अंक कितने के बराबर होगा, तो आप जानते हैं 360 के नीचे बटे 240 हो जाएगा। आपको उसको कितने अंक मिले, 52 अंक मिले, तो 52 अंक का मान निकाल लीजिए, बस 52 अंक का मान निकाल लीजिए। 52 अंक का कोण में मान हम निकालेंगे, तो एक अंक का ये मान है 360 बटे 240, तो 52 का गुणे 52 हो जाएगा। बस अब इसको केवल सॉल्व करना बच्चा, 0 से 0 काटिए, 6 यहाँ पर देखिए 6 6 36, 6 चौके 24 हो गया, 2 से और काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इस 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो आपका 26 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 3 गुणे 26, 6 त्रिक 18, 6 78 डिग्री कोण में मान आ गया 78, जो कि बी पार्ट में। तो आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है यदि p का p प्रतिशत 36 हो, यानी कहा जा रहा है p का p प्रतिशत बराबर 36 हो, यही बोला गया है। तो p क्या होगा, तो सॉल्व कर दीजिए। p और का की जगह गुणा p प्रतिशत, जिसके साथ प्रतिशत होता है उसके नीचे बटे में 100 आ जाता है। आपको मालूम है प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 आ गया इस p के नीचे, बराबर 36। p और p मिलके p स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा 36 के साथ, तो 3600 हो जाएगा। p का मान निकालेंगे, वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, इस पर वर्ग था इस पे वर्गमूल हो जाएगा। तो p का मान 36 का 6 और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 60। आंसर हो गया 60। इसका मतलब यहाँ पर आंसर होगा डी पार्ट 60। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में पहुँचाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2 3 5 2, ये आपको ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है 2352 बराबर 2 पर x गुणे 3 पर y गुणे 7 पर z, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड बताना है। क्या बताना है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट ही कई बार पूछा जाता है, अक्सर ये प्रश्न आता है, और आप देखने से आपको पता चल रहा है कि ये जो भी होगा इसका अगर हम एलसीएम करेंगे तो जो फैक्टर्स आएंगे गुणनखंड, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो वो 2 3 और 7 में ही विभाजित होगा। तो आप करके चाहे तो देख लें, 2 3 5 2, इसका आप अगर ऐसे फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहले 2 से तो कटेगा ही, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक यहाँ से फिर 2 1 कम 2, 2 से 3 14, 2 6 12, फिर देखिए 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 1 17, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 9 18 और 2 चौके 8, फिर 2 से कट रहा है 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 2 से 3 14, फिर अब देखिए 3 से कटेगा 3 चौके 12 और 3 9 27, फिर ये 7 से कट जाएगा 7 7 49, 7 1 7, बस। तो आप देख रहे हैं ये जो फैक्टर इसकी जगह पर आया, इसके जो फैक्टर्स आए वो आए इसमें 2 कितनी बार है, 4 बार। देखिए 2 है 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 की घात 4 कह सकते हैं। और इसी के साथ 3 केवल एक बार है तो हम इसको 3 की घात 1 कह सकते हैं। 7 2 बार है तो 7 की घात 2 कह सकते हैं। और इधर ये पहले से दिया हुआ था 2 पर x, 3 पर y और 7 पर z। अब आप अगर दोनों तरफ दोनों पक्षों की घातों की तुलना करें तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 पर 4 है, यहाँ पर 2 पर x है, इसका मतलब x बराबर हम 4 कह देंगे। इसकी घात और इसकी घात की तुलना, 3 पर y है, y की तुलना इससे कर दे, y बराबर 1, 7 पर z है, इसकी इससे तुलना कर दे, z बराबर 2। अब आपको x y z मिल गया, आपको बताना था x प्लस वाई प्लस z। आप देखिए x का मान 4, y का 1 और z का 2, 4 1 5 2 7, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 1 5 2 7, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 7। बी पार्ट में ये आंसर हो गया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9, 100 के समभाजकों की संख्या है। समभाजक मतलब ऐसी सम संख्याएं जो सम 100 को डिवाइड करें, भाजक हो मतलब डिवाइड कर दे। तो 100 को डिवाइड करने वाली संख्याएं क्या क्या है, और उनमें से भी केवल हमें सम यानी कि इवन नंबर्स लेना है, बस इवन डिविजर्स लेना है। तो देखिए आपको मालूम है 2 से तो कटता ही है 100, 4 से इसके बाद 4 के पहाड़े 25 चौके 100 होता है, फिर 5 से कटता है, लेकिन 5 सम नहीं है, 5 विषम है, आपको सम चाहिए। तो इसके बाद फिर सीधे 10 से कटेगा, 10 सम संख्या है, फिर आप देखते हैं फिर 20 से कटेगा, 20 के बाद फिर 25 से कटेगा, लेकिन 25 हमें लेना नहीं क्योंकि 25 विषम है, 25 चौके 100 तो होता है, लेकिन हमें सम बताना है। फिर 50 से फिर आगे कटेगा, फिर 100 स्वयं अपने आप से ही कटेगा। तो कितने देखिए भाजक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 भाजक है जो 100 के लिए समभाजक है, यानी इवन डिविजर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं और 100 को डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सीधे सोचना था बस। यहाँ पर बोला गया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटे गए। मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र है और इसमें से छोटे छोटे पार्ट आप काटते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़े वाले को ऊपर रख के छोटे से भाग कर देंगे तो संख्या मिल जाती है। यानी कि आपको 3 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या बतानी है कि 3 सेंटीमीटर वाले घन कितने बनेंगे, घनों की संख्या। तो इसके लिए कुछ और नहीं करना, केवल हमें क्या करना है, इस बड़े वाले भुजा के घन का आयतन, तो 15 सेंटीमीटर भुजा है बड़े घन का, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। इसका मतलब 15 गुणे 15 गुणे 15 कर दे, घात 3 न लिख के हम ऐसे लिख दे, ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया बड़े घन का आयतन, इसको भाग करेंगे छोटे घन से जो काटा जा रहा है जिसकी भुजा 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे,
3 एकम 3, तीनों पची 15, 3 एकम 3, तीनों पची 15, ये भी यहाँ कट गया। 5 गुणे 5 गुणे 5 125 घन बन जाएंगे। आंसर हो गया सी पार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, केवल कॉन्सेप्ट मालूम हो, बाकी बहुत आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है 3 की घात, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 की घात 1989। ऐसे प्रश्न में इन्होंने कहा इसको अगर हम 7 से भाग करें तो क्षेत्रफल, तो इसको भाग देने पर यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल लिख गया है, इसको आप सही कर लीजिए, इसमें था तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि 3 की घात 1989 को 7 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल क्या होगा। तो अगर हमें ये बताना हो तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि इसका तरीका क्या है। अगर ये पहले तो तरीका ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो दो संख्या लिखिए, 3 पर जो घात लगा वो घात वाली संख्या छोड़ दीजिए, 3 और 7 को प्राइम नंबर हो। को प्राइम मतलब सहभाज्य। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका मासा, जैसे 3 और 7 को प्राइम है जिनका HCF 1 हो, मासा 1 हो, या दूसरे शब्दों में जिसमें कोई कॉमन ना हो रहा हो, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब ये सहभाज्य संख्याएं हैं को प्राइम नंबर से। तो ये अगर ऐसा है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं ये दोनों को प्राइम हो, सहभाज्य हो, यानी जिनमें कोई कॉमन ना निकल रहा हो, जिनका मासा 1 हो, ये बातें याद रखें। तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं कि ये जो नीचे घात है इससे एक कम के रूप में इस घात को तोड़ देंगे। मतलब नीचे जो संख्या है जैसे 3/7 है तो इस 7 से एक कम कितना होगा, 6 के गुणज में इसको तोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 से इसको घात को पहले भाग कर देते हैं फटाफट, बस ये पता चल जाएगा। देखिए 6 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 कम 6 और प्लस 3 और बच जाएगा, है ना। तो हम इसको, हमने जब इसको तोड़ा तो 331 गुणे 6 गुणे 331 आ गया और साथ में प्लस का ये 3 अलग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको सिंपल सी बात है, इतना ही समझना था कि इसको 6 पर 3 पर घात में जब ब्रेक हो गया तो बाकी जो प्लस 3 और हुआ है, बस अब केवल इसी को, ये जो घात 3 है इस पर लिख लीजिए, मतलब 3 पर घात 3 और अब 7 से भाग कर दीजिए बस। तो 3 पर घात 3, ये जो बचा हुआ है प्लस में, पहले हमने देखिए 6 में ब्रेक कर लिया, फिर से इस बात को आप समझ लीजिए, फिर आप कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट था जिसको भाग करके शेषफल बताना था। जो दो संख्याएं 3 और 7 हैं ये को प्राइम होनी चाहिए, यानी सहभाज्य होनी चाहिए। सहभाज्य का अर्थ है जिन संख्याओं का मासा 1 हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। देखिए कोई कॉमन उभयनिष्ठ इसमें नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो जो नीचे संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे एक कम के रूप में इस घात वाली संख्या को तोड़े। तो घात वाली संख्या को हमने 7 से एक कम क्या होता है, 6 से भाग करके देखा तो 331 बार पूरा पूरा गया और 3 और बच गया। तो 3 से जो ये 631 बार पूरा पूरा गया, इसका तो रिमाइंडर पूरा शेषफल 1 ही हो जाता है। अब केवल ये 3 बचा, तो ये 3 इसी पर घात है ना, तो 3 पर घात 3 में लिखेंगे। 3 पर घात 3/7, यानी 3 पर घात 3 का मतलब 3 3 9 त्रिक 27/7, और इसको भाग करेंगे 7 त्रिक 21 तो 6 बचेगा, यानी फाइनली शेषफल आपका 6 बचेगा। भाई 7 से आप भाग करेंगे 27 को तो 7 त्रिक 21 तो 6 ही तो बचेगा। तो आपका आंसर आ गया 6। ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अगर ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल 2160 है। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, तो देखिए किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगन के अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इसका एक सूत्र होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 2n-4 × 90। ये तो अब बहुभुज के अंतः कोणों का मान आपको दे भी दिया है 2160, तो आप इधर रख देंगे 2160 भाई इसकी जगह, और बराबर में ये है ही। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2160 बराबर 90 से इसमें गुणा, ये 90 इधर ले आइए, आप बटे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर 2n-4 ऐसे ही रह जाएगा। भाई ये गुणे में इधर बटे में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। इसको आप चाहे तो 6 से काट सकते हैं, इसको भी 6 से काट सकते हैं, इसको 3 से काटिए, 3 से पहले दोनों को काटते हैं। तो 3 3 9, 3 7 21 और 3 दूनी 6, फिर 3 से देखिए इसको काटेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 24 या 72 होता है। इधर बचा 24, इधर 2n-4, -4 24 में आएगा तो 24 के साथ प्लस हो जाएगा, इधर 2n
24 4 हो गया 28 और ये 2n का 2 इधर बटे में आएगा तो n बराबर 14 आ गया। 14 भुजाएं होंगी, उसमें कितनी भुजाएं होंगी? 14 भुजाएं होंगी। n जो होता है यहाँ पर भुजाओं की संख्या ही होता है, तो इसका मतलब ये मिल गया हमें कि 14 भुजाएं होंगी बहुभुज के लिए। ये ध्यान रखें, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल यही होता है 2n - 4 इंटू 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या। जैसा मैंने हर बार आपसे कहा, ये प्रश्न लगभग हर बार पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ऋणोत्तर मतलब जो ऋण ना हो, ठीक है, माइनस में ना हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जो कि आप हमेशा याद ही रखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो भी 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो सम भी हो और अभाज्य हो, क्योंकि हर एक सम संख्या 2 से तो कट ही जाती है। लेकिन 2 क्या है? ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, एकमात्र ऐसी संख्या। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2। इसको सरल करना है। इसको सरल करने का तरीका ये है कि जो भी पूर्णांक है इनको अलग आप कर लीजिए, 1 11 111 और 1 1 1 1, इनको अलग कर लीजिए। बाकी जो 1/2 1/2 जो भिन्नात्मक यानी अपूर्णांक वाले मान है इनको अलग कर लीजिए। जैसे 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 4 बार है। अब आप देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ेंगे तो 1 1 1 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, यही है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2 और ये 1, यानी कि ये तो हो गया 1234 और प्लस इसको आप देखें तो आधा और आधा 1, फिर आधा और आधा 1, मतलब ये सब जुड़ के 2 हो जाएगा। भाई आधा और आधा 1 होता है और इधर आधा आधा 1 1 1 मिलके 2, फाइनली 1236। ठीक, 1236 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ही पार्ट में दिया गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप अलग अलग ना करना चाहें तो आप जिस मेथड से आप करते आए हैं जनरली उससे करें। तो देखिए 2 1 कम 2 1 3 3/2, 11 2 22 1 23/2। ये देखिए यहाँ पर 222 1 223/2 और प्लस ये देखिए यहाँ पर 2 2 2 हो जाएगा तो 2 2 2 3/2 ऐसा हो गया। सब जगह 1/2 1/2 नीचे 1/2 कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 3। भाई 3/2 को हम ऐसे 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं ना। सब में 2 है तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। सबका केवल ये बचा 3 23 223 2 2 2 3। बस केवल इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 6 3 9 3 12 के 2। ठीक है भाई, ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12 के 2, 2 में से 1 3 3 2 5 5 2 7। ठीक है, फिर 2 2 ये 4 और फिर ये 2 आपका है और तो कुछ है नहीं। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसके नीचे इधर 1/2 चल ही रहा, 2 से इसको काट दीजिए। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 12, तब भी 1236 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे करें, जिसमें समय बचा पाए उसके हिसाब से करें। चलिए और प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसके पहले पार्ट में 12 क्वेश्चन कराए गए थे, इसमें 18 बचे, 4 और प्रश्न हैं, उनको भी कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के लिए ए स्टार बी, एक आपको प्रतिबंध, एक शर्त दी गई है, एक समझ लीजिए समीका टाइप की दी गई है कि ए स्टार बी, ये एक तरह से एक आपको कंडीशन बताई गई कि अगर ए स्टार बी इसको फॉलो करे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मतलब यहाँ पर जो भी ए हो और बी होगा वही यहाँ पर हम मान रख सकते हैं। तो आपको बताना है 9 स्टार 10, इसका मतलब ए की जगह 9 रख दीजिए, बी की जगह 10 रख दीजिए, बस यही तो इसका मतलब हुआ। आपको 9 स्टार 10 बताना है। तो चलिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ 9 रख देते हैं, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 10 रख देते हैं, बस। तो इस तरीके से अब इसका जो मान आएगा भाई, ए बी मतलब ए गुणे बी, 9 9 81 10 दहम 100 माइनस 90। अब आराम से आप देखिए ये 81 है ही, 100 में से 90 गया तो प्लस का 10, तो 91 इसका उत्तर हो गया। खत्म काम, बी पार्ट में दिया गया है। ये आपको बस कंडीशनल चीज़ें दी गई हैं, समझना है कि केवल जिस प्रकार से इन्होंने दिया है तो आपको उसी में मान रख के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि x और y वास्तविक संख्याएं हो तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सब प्लस में है तो मान क्या होगा? देखिए वास्तविक संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो,
एक बात तो आपको बहुत स्पष्ट पता है कि अगर धनात्मक संख्या जैसे मान लो x का हम 2 लेते हैं तो 2 का वर्ग भी 4 होगा, ठीक है। अगर -2 लेते हैं तो -2 का वर्ग भी 4 ही होगा। यानी कि ये दो संख्याएं, इनमें 3 पद हैं, 3 पदों में 2 पद तो हमेशा धनात्मक रहेंगे, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं ली गई हो चाहे वो धनात्मक ली गई हो। और फिर x² + y² का योगफल हमेशा xy से बड़ा ही निकलेगा, छोटा नहीं निकलेगा। आप चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब ये होगा, आप चेक करें, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल x बराबर 3 ले ले, y बराबर -2 ले ले। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो 3 अगर रखते हैं तो 3 का वर्ग रखेंगे x की जगह, प्लस x × y, x की जगह 3 और गुणे y की जगह -2, ठीक है, प्लस y का वर्ग मतलब -2 का वर्ग। अब आप देखिए 3 का वर्ग 9 हुआ, ये प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और ये प्लस -2 का वर्ग भी +4 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस प्लस ही होगा। 9 4 13, 13 - 6 तो 7 आया। देखिए धनात्मक मान आया। ये हमेशा धनात्मक आएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, आप सी पार्ट बोलेंगे कि हमेशा धनात्मक होगा। इसमें बस सोचना है, लॉजिकल क्वेश्चन है सिंपल सा, कि अगर दो संख्याओं का वर्ग हो रहा है तो उसका योगफल उनके प्रोडक्ट से बड़ा ही होता है हमेशा। तो ओवरऑल आंसर इसका जो निकलेगा वो धनात्मक संख्या ही निकलेगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की घात b बराबर 125, अगर a की घात b का मान 125 है तो b की घात a बताना है। तो आप ये जानते हैं कि ये जो 125 है ये 5 की घात 3 को कहते हैं, 5 × 5 × 5। तो जाहिर सी बात है, अब हम इसको अगर तुलना करें इसी को, तो हम देखें a की जगह 5 है और b जो a पर घात b है, यहाँ 5 पर घात 3 है, घातों को देखें तो b की जगह 3 कह सकते हैं। a और b डिसाइड हो गया, आपको बताना है b की घात a। तो इस बार b को नीचे कर दीजिए और a को ऊपर कर दीजिए, मतलब 5, ये मान के आधार पे इसमें रख दीजिए। तो आप 3 × 3 × 3 अगर इसको 5 बार ऐसे गुणा करते हैं, इतना तो 81 हो जाएगा, इतना तो 81 हो जाएगा। और 81 × 3, 3 कम 3, 3 और 24, 243 आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा, उसको देख लेते हैं और ये पूरा प्रश्न पत्र समाप्त होगा 2018 का इसी प्रश्न के साथ। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, संलग्न चित्र में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आपको ऐसे प्रश्न जब आते हैं रीजनिंग बेस्ड होते हैं, सिंपल से तर्क पर आधारित होते हैं, केवल समझना है। इनके पैटर्न पर अक्सर आप ध्यान देंगे तो अक्सर क्या होगा, या तो इन चारों बाहरी संख्याओं का योगफल अंदर लिखा होगा, या किन्हीं के दो योगफल किनारे का जोड़ करके उनका अंतर लिखा होगा, कुछ ऐसा होगा जरूर पैटर्न। तो यहाँ देखिए 4 और 3 को जोड़े तो 7, 6 और 1 को जोड़े 7, इसका मतलब इसका और इसका जोड़ने पर समान 7 आया, उसको बीच में लिख दिया गया। यहाँ देखिए 3 2 5, 4 1 5 बीच में लिख दिया गया। 8 7 15 होता है, 9 6 भी 15 होता है, उसको बीच में लिख दिया गया। तो आपको मालूम है ये आएगा 6 5 11, 7 4 11 इधर भी आ रहा है, तो यही स्टार की जगह 11 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया 11। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल पैटर्न आपको पकड़ में आ जाए बस बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, बहुत सारे नियमों को लगा दिया जाता है। यहाँ पर आपने देखा और कई जगह पर यह होगा कि इनको जोड़ेंगे फिर दोनों का अंतर कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे। कई जगह क्या होगा कि इन चारों संख्याओं का योगफल करके यहाँ लिख देंगे। बहुत तरीके से ऐसे घुमाव करेंगे, तो आप उनको ध्यान रखें, पैटर्न पर फोकस करें और आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो आई होप ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आज के लिए आपका ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। 2018 यूपी टेट का आपका क्वेश्चन पेपर पूर्ण रूप से बढ़िया से डिटेल में आपको समझा दिया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।